हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियोस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 टॉपिक तैयार कर चुके हैं जो आपने पिछली वीडियोस में आपने देखे होंगे, जिसमें हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी तक के सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली थी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कहा जाता है, जिसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। और आपको भी पता होना चाहिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली जब भी हमने पहले तक सब्जेक्टिव पेपर जब हमारा होता था, तो इस टॉपिक से भी लास्ट ईयर का पेपर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे। तो आज हम एनालिटिक फंक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और हर एक चीज़ आपको बताएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है एनालिटिक फंक्शन। तो इसके बारे में थोड़ी सी पहले आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आपने ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब लास्ट एग्जाम का टाइम है, तो उससे पहले बस आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि वी नो, हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है, जिसको हमने x प्लस आई y की फॉर्म पे लिखते हैं, ये आपको पता है। जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि सर ये जो पार्ट होता है ये हमारा रियल पार्ट बोलते हैं, जिसको हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए काफ़ी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरीके से जो आई है, ये जो नोटेशन है, इसको आयोटा कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है √-1 भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपको इस z को कहा जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। साथ में इसके आगे आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इन सारी चीजों को अभी मैं एक डेफिनेशन में मर्ज करने वाला हूं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या है। तो आपको पता होगा fz, कोई भी फंक्शन fz से डिनोट करते हैं। z वेरिएबल पे अगर कोई फंक्शन है, जैसे साइन z हो गया या z² हो गया, जिसको हम डिनोट करते हैं u प्लस iv से। ठीक है, इसका दूसरा नोटेशन हमने w से भी डिनोट किया जाता है, w = fz, और हम इसको कहते हैं u प्लस iv। और इसको एक तरीके से ये भी कहा जाता है phi प्लस आइटा साइन, सेम है। तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, और इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से जो फंक्शन बना उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, मतलब ऐसा वेरिएबल जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक, अब इसमें आपको ये भी पता रखना चाहिए कि वेयर, यहाँ पर जो फंक्शन, इस फंक्शन में जो u और v यूज हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं। u इज अ फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, एंड ऑल्सो v इज अ फंक्शन ऑफ x, y। सिमिलरली phi एंड psi ऑल्सो फंक्शन x, y। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के बारे में। बट सर आज का टॉपिक तो एनालिटिक फंक्शन है, तो इनका क्या यूज है, इसी को बताने के लिए हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन। तो आप देख रहे हैं एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं, या इसका नाम कहीं कहीं पर रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है, रेगुलर फंक्शन, या इसको बोला जाता है होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो देखिए, 3 नाम मैंने आपको बता दिया है, एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे नई वीडियोस आपको जल्दी मिले। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।
तो देखिए एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं, समझाते हुए चलेंगे इसको। ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड। तो देखिए अभी मैंने बताया क्या होता है, इसीलिए मैंने बताया कि क्योंकि डेफिनेशन पे यूज है, तो जो चीजें यूज हो रही है वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन किसी फंक्शन को इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन इफ satisfy following condition। अगर किसी फंक्शन को किसी कौन से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे, कब? जब वो कुछ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब इन कंडीशन को ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है शुड बी सिंगल वैल्यू। अब आपको सिंगल वैल्यू फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए इसको एक साथ बताएंगे हम। सेकंड होना चाहिए कि जो एफ जेड है हमारा, जो फंक्शन है हमारा, शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव। शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव। उसके पास यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी। जो भी डोमेन है उस पॉइंट पे यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेड पे। सभी चीजों को अभी एक एक करके लेंगे। मैं पहले तीनों पॉइंट्स लिख दूं जिससे आपको चीज एक साथ समझ में आए। और थर्ड पॉइंट है एफ जेड शुड सेटिस्फाई CR इक्वेशन। आपको पता होगा CR इक्वेशन, जिसको हम नाम जानते हैं क्या? कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। तो एफ जेड सेटिस्फाई करना चाहिए CR इक्वेशन। और होती क्या है मैं ये बता दूं, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। इसी तरीके से u y इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये होती है हमारी क्या? CR इक्वेशन। तो ये दोनों होती है, तो एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से। अब हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन में आपको मैंने अभी डेफिनेशन के बाद ये सारी बातें लिख दी। अब मैं एक एक करके इनको लेते हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड से हम क्या समझते हैं? देखिए सिंगल वैल्यूड का मतलब है जब भी हम कोई इनपुट डालें तो उसका आउटपुट जो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं फर्स्ट के लिए दे रहा हूँ। शुड बी सिंगल वैल्यूड। अब कैसे पता चलेगा सर इट इज सिंगल वैल्यूड और नॉट? तो देखिए मैं देख रहा हूँ एफ जेड, मैंने एक फंक्शन दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और वहीं मैंने एक दूसरा फंक्शन दिया एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। अब देखेंगे कौन सा सिंगल वैल्यूड है और कौन सा नहीं है। और एक मैं शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा जिससे हमें ये चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं विच आर ऑलवेज सिंगल वैल्यूड, उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं एट जेड इज इक्वल टू 4 की बात करूं तो देखिए एफ जेड हमारा क्या आएगा? एफ जेड हमारा आने वाला है 60। जेड इज इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पुट करा और हमें एफ फंक्शन की वैल्यू केवल क्या मिल गई? 16, ठीक है। और इसी में अगर मैं एट जेड इज इक्वल टू 4 पुट करता हूं तो मुझे एफ जेड मिल जाता है क्या? अंडर रूट 4 मिलेगा। और आपको पता है अंडर रूट 4 को जब मैं लिख सकता हूं क्या? प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे फंक्शन की वैल्यूज क्या मिल गई? मेरे को 2 वैल्यूज मिल गई। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मल्टी वैल्यूड
फंक्शन हो गया, ठीक। और जबकि ये हमारा क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो इस फंक्शन पे हम चेक करेंगे, इस फंक्शन को कहेंगे एनालिटिक फंक्शन। आगे भी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, बट ये वैलिड है जबकि ये वैलिड नहीं। आई होप ये वाली पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव की बात करूं तो देखिए डेरिवेटिव आना चाहिए, मतलब हम डेरिवेटिव निकालें तो वो हर एक पॉइंट में क्या करना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, यानी डिफरेंट आ जाए, ठीक है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब हमें जो फंक्शन दिया है अगर मैं उसके रियल पार्ट, मतलब जैसे z² है, उसको मैं ओपन करके उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करूं, ध्यान से समझेंगे इसको, तो उसका u का जो रियल पार्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली, और क्योंकि हमें पता है u इज अ फंक्शन ऑफ xy, तो इसका इसलिए पार्शियली बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं आपको बता दूं ये है क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डेल u अपॉन डेल, यहाँ कहीं कर्ल भी बोला जाता है इसका, कर्ली u अपॉन कर्ली x, ठीक है, इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, इसको बोला जाता है ये, ठीक। आपको अगर थोड़ा सा अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको ये याद आ रहा होगा, या आप पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। x के रिस्पेक्ट में u का पार्शियल डिफरेंशिएशन और y के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, साथ ही दूसरा ये रिलेशन भी सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इक्वेशन या दैट फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम फंक्शन को एनालिटिक बोलेंगे। बट आपने जब अपने कॉलेज में क्वेश्चन करे होंगे तो आपने देखा होगा हर बार हम ये चीजें चेक नहीं करते। कौन सी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हर बार चेक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सर? तो फिर हम पहचानेंगे कैसे? आपने बोला ये सारी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं कुछ पॉइंट लिखवाने वाला हूं और आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए इसको मैं इधर रख दे रहा हूं और इसी के पॉइंट्स को मैं कैरी ऑन कर रहा हूं। देखिए ये सारी समरी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा दिया, अब कुछ नोट लिखा रहा हूं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए नोट लिखा रहा हूं मैं कुछ चीजें। तो देखिए सबसे पहले कई बार हम चेक करेंगे CR इक्वेशन और हम बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। तो सर बाकी दो की क्यों वैल्यू हम खत्म कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले नोट की, तो इसको आप समझेंगे जो CR इक्वेशन है, CR इक्वेशन अलोन आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये आप समझ चुके होंगे मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि CR इक्वेशन अकेली होनी जरूरी है, मतलब अगर CR इक्वेशन होनी चाहिए, पर ये नहीं कि CR हो गई तो हम उसको एनालिटिक कहेंगे। मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही काफी नहीं है, ध्यान रहे। मैं बोल रहा हूं CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही एनालिटिक फंक्शन के लिए तो वो काफी नहीं है, हमें ये दोनों चीजें भी होना जरूरी है। यूं कह सकते हैं कि ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि केवल इस पे बेस्ड हो सकती है। अब इससे आगे की बात भी देख लेते हैं। देखिए नोट 2 जो है हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉलिनोमियल होंगे, जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे लाइक x² प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3, ठीक, या x² या x³ प्लस x² प्लस 4, कुछ भी पॉलिनोमियल जो होंगे वो ऑलवेज सिंगल वैल्यूड होते हैं और ऑलवेज डेरिवेटिव यूनिक होता है। नंबर 3 जो पॉइंट है ध्यान रखना है, जो रेशनल, आपको पता होने चाहिए रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं। रेशनल फंक्शन या यूं बोलेंगे रेशनल फंक्शन विद नॉन जीरो, ये भी याद रखना है, विद या नॉन जीरो डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं
तो क्या होगा एग्जाम्पल, लाइक दिस वन, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, या मैं बोलूं एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कि रेशनल फंक्शन फॉर उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो फंक्शन डिफाइन होगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स का फंक्शन हो, कॉस एक्स का फंक्शन हो, साइन एक्स का फंक्शन हो आपका, या साइन फंक्शन हो, या कॉस फंक्शन हो, या यूं बोलते हैं साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन हो, ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी सारे सिंगल वैल्यूड होते हैं और यूनिक डेरिवेटिव रखते हैं। तो देखिए मैं ये सारी चीजें क्यों लिखा रहा हूं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल बता दूं मैं अगर इसको, तो एग्जाम्पल जैसे साइन 3x की बात कर लें, सिंगल वैल्यूड है और डेरिवेटिव यूनिक है। कॉस x की बात कर लें, इवन इनके कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल और इसके x साइन 3x लिख लीजिए आप लिख लीजिए x की पावर 5 साइन x। ये सारे फंक्शन क्या हैं, ये सारे फंक्शन जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन क्या है, आपके सिंगल वैल्यू हैं, प्लस उनके जो डेरिवेटिव हैं वो यूनिक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या सर, इन अगर पॉलिनोमियल है तो आपको ये प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, रेशनल फंक्शन है तो आपको ये दो प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, साइन के फंक्शन है कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, इवन आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे सर, एग्जाम्पल देके दिखाओ आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक e की पावर 5x, आप बोल सकते हैं e की पावर -2 साइन x, नीचे आ जाएगा 2x लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसी तरीके से e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये सारे फंक्शन इस तरीके के जहां एक्सपोनेंशियल हो, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस हो, या रेशनल फंक्शन हो, या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, इस चार टाइप का जो मैंने बताया है, इनमें आपको ये जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, ये दोनों होल्ड करने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑलवेज सिंगल वैल्यूड एंड डेरिवेटिव यूनिक। तो इनके लिए आपको केवल क्या चेक करना पड़ेगा, ओनली CR इक्वेशन, ठीक है, विच इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसीलिए लिखा था क्योंकि इनमें कोई जरूरत नहीं होती है, बट किसी किसी क्वेश्चन जो इनसे अलग होंगे उनमें आपको देखना पड़ेगा कि सिंगल वैल्यूड है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए अंडर रूट जो मैंने z लिखाया था, ना तो ये पॉलिनोमियल है, भाई आपको पता होना चाहिए इट इज नॉट पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि इसकी पावर क्या है भाई, 1/2 है, ठीक है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में पावर वेरिएबल की क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होती है वो इंटीजर होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, रेशनल है। तो इस तरीके से ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद दो बातें और बता दूं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद हमारी जो CR इक्वेशन आपको मैंने बता चुका हूं, मैं उसको एक बार और लिख देता हूं। जो हमारी CR इक्वेशन है, अब वो दो तरीके से पढ़ी जाती है। जैसे यदि हमारा जो फंक्शन है fz है, इफ fz इज इक्वल टू u प्लस iv जो हम कहते हैं, और वेयर अगर यहाँ पर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर x और y की टर्म में है u और v, तो तब हम जो CR इक्वेशन लगाते हैं वो ऐसी लगाते हैं, ux इज इक्वल टू vy, जैसे हमने अभी पीछे बताया था, एंड ये वाली तो होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, u, देखिए पहले ux vy, अब ये वेरिएबल चेंज करके नेगेटिव आ जाएगा, uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये होनी चाहिए। बट इन अदर कंडीशन इस फॉर्म को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि एक्स वाई की
टर्म में, या रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं या कार्टेशियन फॉर्म। बट CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में भी होती है, ये होती है क्या, कार्टेशियन फॉर्म। और एक होती है CR इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म। अब ये क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इफ फंक्शन बिल्कुल वही, अगर हमारा फंक्शन है u प्लस IB और फंक्शन कैसा डिफाइन है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। अगर r और थीटा पे डिफाइन है फंक्शन, तो तब कैसे चेक करेंगे, जिसे बोलते हैं पोलर फॉर्म, डेल u बाई डेल r। ठीक, क्योंकि अब r और थीटा के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन से होंगे, r और थीटा। 1r मतलब 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। तो एक तो ये है, इसी तरीके से डेल u अपॉन डेल थीटा। देखिए ये चेंज हो गया, अब थीटा इधर आ गया, r इधर आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस r डेल v अपॉन डेल r। तो ये दो चीजें हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर पे। बाकी जो भी चीज होगा हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये दो जो मैंने पेज में आपको थ्योरी समझाई है आपको आ चुकी होगी। एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं एक बार और। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये बताए z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल इमेजनरी पार्टी होते हैं। वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ऑफ एफ जेड होता है, u प्लस आई बी से डिनोट होते हैं। एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं हम, उसके बारे में बता दिया कि किसी फंक्शन को हम एनालिटिक कहेंगे जब वो सिंगल वैल्यूड हो, इसके बारे में भी डिफाइन कर दिया। यूनिक डेरिवेटिव रखे, ठीक, और साथ में सेटिस्फाई करे CR इक्वेशन। बट मैंने एक बात बोली, CR इक्वेशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, हाँ जरूरी जरूर है। ठीक, तो अब हम चेक कैसे करेंगे किसी फंक्शन को एनालिटिक, तो उसके लिए अगर ये फंक्शन है पॉलिनोमियल है, रेशनल है, साइन एक्स कॉस एक्स है, या एक्सपोनेंशियल है, या इनके कॉम्बिनेशन का है कोई, तो इनमें हम शुरू की जो ये दो प्रॉपर्टी है सिंगल वैल्यूड और यूनिक डेरिवेटिव, ये चेक नहीं करते, ये पहले से होती हैं, तो हमारे पर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, डायरेक्ट चेक करते हैं CR इक्वेशन। ठीक, और अगर CR हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, एनालिटिक। ठीक, और CR इक्वेशन को आपको मैंने बता दिया, अगर u और v मतलब फंक्शन x y की फॉर्म में है तो इस तरीके से चेक करते हैं, कार्टेशियन की तरीके से। अगर फंक्शन r और थीटा की फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म की हेल्प से हम CR इक्वेशन चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके MCQs। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ, जिसमें पूछा है CR इक्वेशंस, कॉची रीमान इक्वेशन आर गिवन बाय। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से पूछा है जो अभी हमने बताया था आपको, और आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ux vy इजिकल और uy इजिकल टू माइनस v, आई थिंक यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिख दी है, vx होना चाहिए था, आप इसको सही कर लेंगे, ये x है, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ux vy ये ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन आना था। नन ऑफ दीज, अगर ये गलत होता यहाँ पर y होता तो फिर नन ऑफ दीज आ जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो थोड़ा सा माइनस में आपको इधर उधर घुमावा सकता है बट आपको ध्यान रखना है कि u पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और ये y के रिस्पेक्ट में v। ठीक है, जिस इमेजिनरी पार्ट की जगह है तो y के रिस्पेक्ट में, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और फिर जब वेरिएबल चेंज करते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ है, बट आपके ऑब्जेक्टिव है तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहा हूँ, बट इसका प्रूफ है। अगर सब्जेक्टिव होता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शन एफ जेड इजिकल टू जेड की पावर n इज, तो इट इज पॉलिनोमियल, आपको पता है पॉलिनोमियल है। तो अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हम एक अलग तरीका भी है। क्वेश्चन नंबर 2 2007 और 2014 में पूछा गया था, इसको हम देख लेते हैं। अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बात करूं तो देखिए पॉलिनोमियल है सर, तो पॉलिनोमियल तो सर सिंगल वैल्यूड होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल होगा, तो ये फंक्शन तो एनालिटिक हो गया बिल्कुल। ये एनालिटिक है, कैसे बताया मैंने एनालिटिक, भाई जेड की पावर n, तो ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको
कि देखिए मैंने अभी बताया था पॉलिनोमियल होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल वैल्यूड भी होगा और डेरिवेटिव यूनिक भी होगा और CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो सीधे एनालिटिक है। बट डिफरेंशियबिलिटी का हमें पता नहीं है। डिफरेंशियबल देख लेंगे कैसे चेक करते हैं। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। हमारे को गिवन जो फंक्शन है, हमें गिवन फंक्शन दिया है fz की पावर n, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो हम बोलते हैं सो कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस बोलते हैं CTS को, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो देखिए इसका हम डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता होगा, हमने पढ़ा था del z टेंस टू 0 fz प्लस del z माइनस fz अपॉन del z। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए बहुत ही आसान है। हम BSc फर्स्ट ईयर से इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं, 12th में भी ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का अवकलनीयता बोलते हैं इसको। तो देखिए fz हमारा है क्या है, जो हमारा फंक्शन है z की पावर n, जो वेरिएबल होता था fz, जो वेरिएबल होता था उसकी पावर n, और यहाँ वेरिएबल क्या है z, क्या है देखिए z प्लस del z की पावर n। जैसा फंक्शन था हमने उसी तरीके से ओपन करा, fz की जगह z की पावर n अपॉन del z। कुछ नहीं करना, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, द्विपद पर में है, खोल देनी है। तो क्या हो जाएगा देखिए z लिमिट चलते रहेगी, अभी लिमिट del z टेंस टू 0, ठीक। इसको खोल रहा हूँ z की पावर n प्लस n z की पावर n माइनस 1 del z, ये पावर एक एक घटती जाएगी, इसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी, प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 और z की पावर n माइनस 2 del z की पावर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरीके से चलने वाला है। और लास्ट में आने वाला है क्या, प्लस del z की पावर n। ये तो हमने खोला इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले टर्म को खोला। माइनस कुछ और भी है, माइनस z की पावर n ये मौजूद है, और अपॉन में हमारे हैं del z। तो देखो zn से zn कैंसिल आउट हो गया। अब del z आपको देखो हर टर्म में del z मौजूद है, तो देखिए del z से del z कैंसिल हो जाएगा थोड़ा सा, del z टेंस टू 0। अब बचेगा क्या, del z से del z कैंसिल होते जाएंगे कॉमन आके, तो बचता क्या है n z की पावर n माइनस 1, ये बचेगा यहाँ से कैंसिल। और बाकी टर्म्स में del z प्रेजेंस रहेगा कुछ ना कुछ, z की पावर n माइनस 2 del z प्लस सो ऑन del z की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक एक चीजें कैंसिल हो गई, ठीक। अब आप देख रहे होंगे जब मैं del z की जगह 0 रखूंगा तो ये कैंसिल, तो क्या बनेगा n z की पावर n माइनस 1, और बेसिकली आप zn का डेरिवेटिव भी निकालते तो यही आता f डैश z। तो आप देख रहे होंगे इट इज एग्जिस्ट फॉर ऑल z, ठीक। तो हेंस जो हमारा जो फंक्शन हो गया, हेंस fz जो होगा हमारा, fz इज एनालिटिक तो है, ठीक, जो हमने बताया पॉलिनोमियल। डेरिवेटिव भी वो डिफरेंशिएबल भी है एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए हमारा एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स सी ऑप्शन ए और बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज। अब ये क्या है, तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है फंक्शन दिया है हमें, गिवन फंक्शन देखिए क्या दिया है, फंक्शन दिया है, सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का। तो हम देख रहे हैं हमारे फंक्शन दिया है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। जेड बार से आप समझते हैं भाई x प्लस आई वाई का बार, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस आई वाई,
तो आप देख लेंगे x माइनस आई वाई। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं एफ जेड को लिख सकता हूं u प्लस आई वी, जैसे मैंने बताया था, और इसकी वैल्यू आई x माइनस आई वाई। तो आप देखें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो u इज इक्वल टू एक्स आ गया और v इज इक्वल टू माइनस वाई हमें मिल गया। ठीक है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, सिंगल वैल्यूड होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बट CR इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो हम बता देंगे फंक्शन एनालिटिक है, नहीं है, कैसा है। ठीक है, तो CR इक्वेशन अगर मैं सेटिस्फाई करा के देखूं, मैंने बताया था डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो, ठीक, तो 1 आने वाला है। ठीक, डेल v अपॉन डेल एक्स, मैं पहले सबको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 0 आने वाला है। फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डेल u अपॉन डेल y निकालो तो 0 आने वाला है y के रिस्पेक्ट में। डेल v अपॉन डेल y निकालो तो ये आने वाला है -1। मैंने सारे को x के रिस्पेक्ट में दोनों को, y के रिस्पेक्ट में दोनों को निकाल लिया। अब CR इक्वेशन बोलता है u को x के रिस्पेक्ट में और v को y के रिस्पेक्ट में। तो देखो u को x के रिस्पेक्ट में और v को y के रिस्पेक्ट में वैल्यूज चेंज आ रही है, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहा है डेल वी अपॉन डेल वाई। फर्स्ट रिलेशन इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या, CR जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। और देखिए नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, बट नेसेसरी तो है, होना चाहिए था, है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सो नॉट एनालिटिक। तो देखिए एनालिटिक नहीं है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए नॉट एनालिटिक, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा कि ए फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड। अब देखिए क्या पूछा है, ऐसा फंक्शन जो सेटिस्फाई करे लाप्लास इक्वेशन, उस फंक्शन को क्या कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इसको और ज़्यादा हम लाप्लास इक्वेशन को नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं, इस पे भी काफ़ी बेस क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बता दूँ कि जो ए फंक्शन जो सेटिस्फाई करते हैं लाप्लास इक्वेशन, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं क्या, हार्मोनिक फंक्शन। ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरीके से एन फंक्शन विच कांस्टेंट मॉडुलस इज। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा तरीकों से मिलेगा और इम्पॉर्टेंट है, 8-15 में भी आया है, बार बार ये रिपीट होते हुए आया है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए इस पूरे MCQ का सबसे इम्पोर्टेंट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग अलग प्रॉपर्टी से हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी में एक साथ आपको लिखकर बता देता हूं, जिससे क्वेश्चन कैसा भी आए आप हर तरीके से तैयार रहें। तो देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं। तो देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 5 का विद प्रॉपर्टीज में सारी लिखवा रहा हूं। मैं पहले लिख देता हूं क्या है, इफ, ध्यान से देखेंगे, इफ एफ जेड हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, मतलब जहां पर वो डिफाइन है वहां सब जगह एनालिटिक है। सो फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है डोमेन में तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब किस किस केस में कांस्टेंट होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस। एक एनालिटिक फंक्शन है और उसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऐसा पूछा है। तो देखिए दोनों चीजें भी रिलेट होंगी केवल 2 सेकेंड या 1 मिनट के बाद। ठीक है, 2 सेकेंड तो मैंने ज्यादा ही कम बोल दिया। तो देखिए अब मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कांस्टेंट होगा। कब होगा, इफ एनी वन कंडीशन होल्ड, जब वो केवल एक इनमें से कोई सी एक कंडीशन होल्ड करेगा। नंबर 1, इफ, या बोल दूं नंबर 1, जब एफ जेड या डेरिवेटिव वैनिश होगा। वैनिश का मतलब आप समझते हैं, इन डी, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या हो, डेरिवेटिव रूट निकले, मतलब जेड का कोई वैल्यू रखें और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, इस डोमेन के अंदर। इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 वेयर
z बिलोंग्स टू d, मतलब डोमेन के अंदर ऐसा पॉइंट मौजूद होना चाहिए जो डेरिवेटिव का सॉल्यूशन हो। ठीक है। नंबर 2, डायरेक्ट लिख के आता है ये तरीके, अभी देखना कैसे आएगा। रियल पार्ट अगर मैं फंक्शन का बोलूं, रियल पार्ट जो एफ जेड का होगा वो क्या होना, जिसे हम u बोलते हैं भाई, एफ जेड बराबर होता है u प्लस आई वी, यू उसका रियल पार्ट होता है। तो ऐसा भी बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, जिसे हम u बोलते हैं, वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर 3, इमेजिनरी पार्ट अगर फंक्शन का, जिसको हम v बोलते हैं, वो भी कांस्टेंट हो जाए तो भी हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर 4, मॉडुलस फंक्शन का कांस्टेंट हो जाए तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर 5, आर्ग्यूमेंट फंक्शन का, मैंने आपको पहली वीडियोस में निकालना सिखाया, आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट हो जाए तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, कोई एनालिटिक फंक्शन है और किसके साथ, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आएगी, विद कांस्टेंट मॉडुलस, कांस्टेंट मॉडुलस, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। ये रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है आपको पता रहना चाहिए कि ये वाला रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को मैं आपके लिए थोड़ी सी अंडरलाइन पे डिवाइड कर देता हूं। ये आपका रिजल्ट है और इसके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है नहीं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है विद दीज एनी वन प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन, एन एनालिटिक फंक्शन विद रियल पार्ट इज कांस्टेंट, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। डायरेक्ट हम रिजल्ट बताएंगे फंक्शन इज कांस्टेंट। ऐसा आ सकता है एन एनालिटिक फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। ये रिजल्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज रिजल्ट। ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है नहीं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, बहुत इजी था, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब देखिए आगे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं आपको। तो देखिए w इक्वल टू एफ जेड फंक्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई w अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं जेड के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, ये रिलेशन है, आपको ध्यान रखना होगा। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इजिकल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है और ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है नहीं, तो ये इनके प्रूफ बहुत ज्यादा लंबे हैं। आई थिंक मुझे नेसेसरी नहीं लगता कि आपको इस टाइम प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप इसको बेसिकली जानना चाहते हैं कि कैसे आए प्रूफ, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनली अलग से वीडियोस बना के ला सकता हूं इसके लिए, बट इस टाइम में हमें जरूरत है एमसीक्यू की, तो ये आप केवल डायरेक्ट पता रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द डेरिवेटिव एफ जेड इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में, जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसी तरीके से इसकी पोलर फॉर्म होती है, तो वो भी मैं बता दूं। उसका भी है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन, अब एक्स की जगह क्या है, आर ई की पावर आईटा थीटा। पोलर फॉर्म में आर और थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव साइन और ये वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा, तो अपने हिसाब से इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम थिंग हमने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया था, सी आर की पोलर इक्वेशन कौन सी होती है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंजेस हैं। डेल यू अपॉन डेल आर इजिकल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, और फिर ये माइनस हो जाती है, और यहाँ पर दोनों माइनस तो भाई कभी नहीं होते हैं, दोनों माइनस कभी नहीं होते हैं, तो वैसे भी ये वाला ऑप्शन है, आप इसको जाके देख सकते हैं, हमने पहले भी बताया है। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लेता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। इफ w इजकल टू u प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन एंड z इजकल टू x प्लस आई वाई। बिल्कुल सही बात बोली है भाई कि हमारा w जो होता है fz वो u प्लस आई वाई में होता है, आई वी में, और एनालिटिक है, और z जहां पर ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में है। देन
families of the curve ux, y is equal to c1 and bx, y is equal to 0 form। तो ये क्या है? तो देखिए बेसिकली ये एक बता दूं, ये एक डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम बोला जाता है, कि अ सिस्टम विच इज एनालिटिक विद फैमिलीज ऑफ कर्व u and v which implies that C1 and C2 are called orthogonal system। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑर्थोगोनल सिस्टम। देखिए ये सारी डेफिनेशन बेस हैं, ठीक है नहीं? तो मैं डायरेक्ट जहां से हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसी वजह से कि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये लास्ट टाइम। देखिए आगे देखिए, इफ u इज हार्मोनिक फंक्शन एंड अ फंक्शन v इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट इफ, अब देखिए यहां पर भी है, अगर u हार्मोनिक फंक्शन है देन अ फंक्शन v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। v को हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहा जाएगा? व्हेन v इज ऑल्सो हार्मोनिक, जब v भी हार्मोनिक होगा। अगर u हार्मोनिक है और v को इसका कॉन्जुगेट कहा जाएगा, क्या बोला? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u का कहा जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, देन होना चाहिए क्या? v भी क्या होना चाहिए? हार्मोनिक होना चाहिए। साथ में CR भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट आर सेटिस्फाई हार्मोनिक CR इक्वेशन। तो आई थिंक ये गलत लगा दिया, A एंड B आर बोथ ट्रूज। क्या बोला इसमें? देखिए ध्यान रखना है आपको, U कोई हार्मोनिक है, V क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है U का, ठीक है? मैं आपको लिख के बता सकता हूं यहाँ पर क्या बातें बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन नंबर 10, तो ध्यान देखेंगे, u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक, और v क्या है? v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। देन क्या इंप्लाइज करेंगे? जो v होगा, v इज ऑल्सो हार्मोनिक, v को भी हार्मोनिक होना पड़ेगा, ठीक है? और हार्मोनिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर CR इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है हार्मोनिक कंडीशन, ठीक है नहीं? तो u और v, अगर ये हार्मोनिक है तो v भी हार्मोनिक होना चाहिए, तभी कॉन्जुगेट कहलाएगा। इट मीन्स ये भी हार्मोनिक, ये भी हार्मोनिक, और हार्मोनिक फंक्शन बोथ आर सेटिस्फाई CR इक्वेशन। और यहाँ बोला u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन, इट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से थोड़ा मिस्टेक कर दी, मैं डायरेक्ट लिख दिया था बहुत ही अग्रेसिव मोड में कि एकदम से v भी हार्मोनिक होगा, बट इट ऑल्सो सेटिस्फाई CR इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। टू फंक्शन u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग है, अगर दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तब क्या होगा? तो भाई अगर ये भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, मतलब u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, इफ u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट v, ध्यान रखिएगा जो u है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v का, और v है हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का, दिस इंप्लाइज दैट बोथ जो होंगे आर कांस्टेंट। आपको ठीक है नहीं? कांस्टेंट। तो ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है? इसके लिए आप नोट भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि टू फंक्शन, इस तरीके से थ्योरम है, टू फंक्शन u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट to each other if and only if they are constant। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये थ्योरम है आपकी, तो ये थ्योरम का केवल स्टेटमेंट पूछा था। देखिए यहाँ पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वीडियो में एक सारी की सारी थ्योरम आपके पास लाके दे दूं, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो ये बात आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में भी इजी रहेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। देखिए 2016 में पूछा गया था, आई होप बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बट वो पूछ रहा है तो हम इसको करके दिखाएंगे। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है
कि द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² + 4 इज, अब ये क्या है, एनालिटिक है सब जगह, या z इज इक्वल टू 2i पे एनालिटिक है, या एनालिटिक नहीं है सर्कल पे, या एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू 2i पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इसको कर लेते हैं आगे। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ओपन करना पड़ेगा। क्या दिया है क्वेश्चन गिवन है कि फंक्शन दिया है एफ जेड, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 12th क्वेश्चन का। तो एफ जेड आपको दिया है 1/z² + 4। तो अब देखिए, आपको अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो देखिए डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं इसका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 2z अपॉन ये हो जाएगा z² + 4⁴, ठीक है, नेगेटिव का, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, z है ये, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो कब करेगा, या यूं बोल सकता हूं, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा व्हेन, जो ये है कौन सा, z² + 4 = 0, मतलब z² = -4। और ऐसे लिख सकते हैं इसे, z² इसे लिख सकता हूं 4 i² लिख सकते हैं, i² = -1, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, i²। तो यहाँ z क्या आ जाएगा भाई, +-2i, मतलब z = 2i पे और -2i पे, दोनों पे ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो नॉट एग्जिस्ट होगा। नॉट एग्जिस्ट होगा का मतलब क्या है कि फंक्शन वहां पर एनालिटिक नहीं होगा एट दैट पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, देखिए हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2i पे भाई -2i पे एनालिटिक नहीं है, फंक्शन यूनिट सर्कल पे या नॉट एनालिटिक एट z = 2i, z = 2i पे नॉट एनालिटिक होगा, बिल्कुल सही। ये z = 2i पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने लगभग सभी आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। अब बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन रह गए हैं आपके पास, ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे। यहां मैं बता दूं, इफ हार्मोनिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में रीड कर रहा हूं, इफ हार्मोनिक फंक्शन u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन देन u + iv। तो देखिए सिंपल पूछा है, हार्मोनिक फंक्शन है, u एंड v सेटिस्फाई कर रहा है CR इक्वेशन का, तो u और v दोनों अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक फंक्शन है और CR सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक प्रॉपर्टीज पूरी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल ऑरली है, बहुत ही इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, मार्किंग बेस पेपर होगा इस टॉपिक से, सबसे ज्यादा मार्क का आएगा, तो इसको ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। एनालिटिक फंक्शन इज, आपको पता होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन जो होते हैं वो फाइनाइटली डेरी या डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये कुछ स्टेटमेंट है, आप इसको नोट बना के भी लिख सकते हैं हर एक पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट z = 0 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस पे ध्यान देना है, फॉल्स पूछ रहा है, ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में पूछता है फॉल्स, मतलब अब हमें गलत चीज चूज करनी है, मतलब जो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती वो चीज बतानी है। तो ये फॉल्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया कि आपको ध्यान रहे। तो बोला क्या है, फंक्शन एफ जेड है, एनालिटिक है किसी पॉइंट z0 पर, तो फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स फंक्शन डिफाइन होगा बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां पर एनालिटिक है, तो डिफाइन होगा, सही बात है। कंटिन्यूअस होगा, इट ऑल्सो राइट। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये भी राइट है। बट फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट z0, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर रॉन्ग ही पूछा था, तो दैट्स इज माई आंसर, ठीक है नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही इजी चल रहा है, बहुत ही आसानी से हम आगे बढ़ रहे हैं एक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे, इफ अ फंक्शन एफ जेड दिया है u + iv इज एनालिटिक फंक्शन देन,
तो देखिए सिंपल, बहुत ही इजी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि यदि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है देन क्या होगा, यू और वी दोनों हार्मोनिक होंगे, केवल यू हार्मोनिक होगा वी नहीं होगा, केवल वी होगा यू नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो नहीं भाई, एनालिटिक फंक्शन है तो डेफिनेटली ये क्या है, हार्मोनिक होगा। देखिए यहां पर मैं आपको दो बातें बता दूं, कंफ्यूजन बहुत जल्दी पैदा होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, बस स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स वो उसके अंदर क्या क्या चीज है, हार्मोनिक होगा, ठीक है। और अगर हार्मोनिक है प्लस CR इक्वेशन है तो क्या बन जाएगा, फंक्शन एनालिटिक। जैसा अभी हमने यहां पढ़ा था, हार्मोनिक है, CR सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक कहेंगे, हार्मोनिक है, CR सेटिस्फाई करता है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक होगा। बट एनालिटिक है तो डेफिनेटली CR होगा, आपको पता है। देखिए यहां से भी, ठीक है, डेफिनेटली हार्मोनिक होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, तो कहां पहुंच चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंच चुके हैं। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0 then it is harmonic at z0, continuous at z0 और discontinuous at z0 या none of these। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी की आपको एक बात बताने होने चाहिए। देखिए मैं इसको एक अपना तरीके से बताता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 17, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वीडियो लेक्चर, ठीक है। 17 क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गिवन है, हमें ये बात गिवन है, ध्यान रखेंगे कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएबल चीज होगी तो आपको ना ABCD पता होनी चाहिए। जैसे ABCD में आपको पता है कि देखिए मैं लिख रहा हूं ABCD, तो किसी बच्चे ने अगर D तक ABCD लिखी है तो डेफिनेटली वो C तो होकर आया ही होगा, लिख कर आया ही होगा। तो इसको मैंने इस तरीके से पढ़ा है, मतलब मेरे को कंफ्यूजन ना रहे, अपने चीज को क्लियर करने के लिए मैंने ये लॉजिक लगाया है। ये कोई ऑथराइज लॉजिक नहीं है, बट मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर कोई डी पे पहुंचा है मतलब डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो सी लिख कर आया होगा, तो इज कंटिन्यूअस। बट अगर कोई कंटिन्यूअस है तो नीड नॉट बी नेसेसरी डी, मतलब अगर कोई इसने ए बी सी लिख दिया, अब बच्चे का मन नहीं करा भाई, जरूरी नहीं है वो सी तक ही लिखे, डी हो भी लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, बट कोई डी पे पहुंच चुका है तो डेफिनेटली वो सी लिख कर आया होगा। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट कंटिन्यूअस, बट अगर कंटिन्यूअस है सो मे बी डिफरेंशिएबल। इस तरीके से ये मेरा लॉजिक है। अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर हाँ इस तरीके के लॉजिक अच्छे लगे। आज हमने पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, कितने करे हैं आज हमने क्वेश्चन करे हैं 17, और आई होप अब इस चैप्टर से नहीं रहेगा आपको कोई खतरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे।